लो बेटे, वेव्स इज द नेम ऑफ द यूनिट। और जिस टॉपिक को हम करने वाले हैं उसको समझने के लिए कुछ बेसिक्स चाहिए पहले, है ना। बेसिक्स, कंसर्न्ड टॉपिक को भी समझने के लिए जो पॉइंट चाहिए हो उनको बोलते हैं प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स बोलते हैं बच्चे, प्री रिक्वायरमेंट से बना ये वर्ड। ध्यान से सुनो। पहली बात, आपने हुक्स लॉ में पढ़ा था एक जगह पर। हुक्स लॉ में क्या पढ़ा था बच्चे? स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। ओके। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था स्ट्रेन इज इक्वल टू 1/कैपिटल ई, और यहाँ स्ट्रेस। फिर हमने कैपिटल ई की वैल्यू निकली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और इसको हमने बोला था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये पहला लर्निंग पॉइंट मैं आपको बोला। दूसरा लर्निंग पॉइंट, ध्यान से सुनो बच्चे। आपको पता है स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो बच्चा बोलेगा सर प्रेशर का भी तो यही होता है। यस। अगर हम गैसेस की बात करेंगे, गैसेस, तो प्रेशर का फार्मूला जो है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो उसको हम आपस में सेम फार्मूला होने की वजह से एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सॉलिड्स में हमने स्ट्रेन पढ़ी थी, अगर हम इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल दें, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेन का क्या मतलब होता था बेटे? ध्यान से सुनो। जैसे मैं सॉलिड में आपको समझाया था, ये 5 मीटर लंबी तार है, मैंने इसको खींचा और ये 6 सेंटीमीटर होगी। 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर, तो चेंज कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी 1/5, उसको हम बोलते थे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसी तरह से अगर कोई गैस है, वो गैस पहले इतने वॉल्यूम में है, तो ओरिजिनल वॉल्यूम हमने ये ले लिया। ओके। फिर उस गैस को हमने ऐसे कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस कर दिया तो जो नया वाला वॉल्यूम पुराने वॉल्यूम से कितना डिफरेंस, कितना आ गया, वो चेंज इन वॉल्यूम हो गया। इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो जब हमने गैसेस की बात करनी है, तो गैसेस में स्ट्रेन को हमने लेना है, कौन सा वाला स्ट्रेन लेना है? वॉल्यूमेट्रिक। और गैसेस में स्ट्रेस को हम क्या ले लेंगे? प्रेशर ले लेंगे, सेम फार्मूला होने की वजह से। अब ये बातें टीचर क्यों बता रहे हैं? ओए होए।
बेटा प्लीज स्विच ऑन दी कैमरा. Please switch on your camera. Please switch on your camera. Well, सभी बच्चे आ चुके हैं. बेटे एक बार फिर से बताए देखो लिंक टूट गया. फास्ट बताता हूँ. ये हमने चैप्टर में पढ़ा था उपसला में, सॉलिड वाले चैप्टर में सारा. ओके, तो यहाँ पर टीचर ने फर्स्ट पॉइंट पे क्या बताना चाहता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ये मेन चीज याद रखो. दूसरी बात, अगर यही चीज गैसेस के लिए हमने लगानी हो तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाले फार्मूले में स्ट्रेस कौन सी लेंगे, स्ट्रेस लेंगे हम प्रेशर के बराबर ले लेंगे इसको, स्ट्रेस को. क्यों? प्रेशर का फार्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेस का भी फोर्स अपॉन एरिया होता है. और तीसरी बात, वॉल्यूम स्ट्रेन की टाइप्स होती थी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वगैरह वगैरह. तो गैसेस के लिए हमने लेनी है कौन सी स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. उसको क्या होता है, वॉल्यूम में कितना चेंज आया, डी. डीवी का मतलब डिफरेंस इन द वॉल्यूम, चेंज इन द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम. ओरिजिनल वॉल्यूम. Excuse me, sir. यस. Sir, voice is not audible. Clearly not audible. क्लियरली नॉट ऑडिबल. हमारा तो बेटे एक मिनट, मैं माइक को और पार कर लेता हूँ. अब बताओ कुछ ठीक है पहले से, पहले से ठीक है बच्चे. अब हेलो, इम्प्रूव हुई है आवाज के नहीं? No, sir. हमारी नहीं क्लियरली उनको सुन रहे. अब ठीक हुई है बेटे? अब मेरी आवाज क्लियर है? नहीं, उसको ठीक कर दो फिर भी. अब मैक्सिमम कर दो ना जितनी भी होती है. तो बेटे हमने अपनी तरफ से मैक्सिमम कर दिया यहाँ पर. इस माइक को ऊंचा कर लो यार, है ना वो स्टैंड. बेटे अब आ रही है आपको क्लियर? अब आ रही है. चलो ओके. मैंने क्या करा, यहाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉलिड्स में ये बताया था, लेकिन टीचर कह रहा है अगर गैसेस के लिए यूज करेंगे तो ये यूज करेंगे. अब एक बात और, योर अटेंशन, साउंड की वेलोसिटी इन एयर का क्या फार्मूला होता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द एयर अंडर रूट. ये फार्मूला नोट कर लो सभी बच्चे. ये फार्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैसियस मीडियम या एयर, गैसियस मीडियम और एयर, इसके बराबर होती है. ये आपको मेन आर्टिकल समझाने से पहले आपको आना चाहिए. ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यही कैपिटल ई वाला, ओके, जिसका फार्मूला क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. यानी गैस के लिए कितना बन जाएगा, ये गैस के लिए क्या बन जाएगा, ये फार्मूला प्रेशर
अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये चीज मैंने आपको गैस के लिए सिखा दी। 3 बॉक्स याद करने हैं बस आपने। एक जो ज्यादा जरूरी नहीं है, 2 बहुत जरूरी है, 3 बहुत जरूरी है। अब मैं अपना मेन आर्टिकल लेता हूं। देखो बेटे, मेन आर्टिकल लेने के लिए योर अटेंशन। एक साइंटिस्ट हुआ है बहुत ही पॉपुलर, न्यूटन। उससे पूछा गया, क्या आप साउंड की वेलोसिटी एयर के अंदर निकाल सकते हो? तो उसका आंसर था यस। हमने कहा निकालो। सर साउंड की वेलोसिटी इन एयर कितनी होती है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ द एयर। तो हमने कहा यस, ये फार्मूला पता है हमें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी। इसी को मैंने अभी लिखा था इधर थोड़ी देर पहले, और उसी को मैंने सिंबल्स की मदद से लिख दिया। कहता यस। अब उससे कुछ दूसरी बात उसने क्या बताई? कहता मेरे मुताबिक जब साउंड हवा में से गुजरती है तो साउंड तो हवा का टेम्परेचर उतना ही रहता है। हमने कहा सर डू यू मीन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट? कहता यस। सर इसका मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस कह रहे हो आप? न्यूटन सेड यस। तो न्यूटन के मुताबिक साउंड की जो प्रोपिगेशन है, साउंड प्रोपिगेशन इन इन एयर, वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। हमने कहा सर ये आप हमें क्यों बता रहे हो? कहता मैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कैपिटल ई की वैल्यू निकाल के लाऊंगा और यहां पुट कर दूंगा और आपका वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की। हमने कहा सर कैसे निकालोगे आप? कहता आपको आइसोथर्मल प्रोसेस का फार्मूला पता है, मैथमेटिकल नोटेशन? हमने कहा यस सर, पीबी प्रेशर इनटू वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। यही आइसोथर्मल फार्मूला है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट वाला कौन सा प्रोसेस होता है? आइसो मैंने एक जैसा, थर्मल मैंने टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। कहता ये पता है? हमने कहा हाँ जी पता है। कहता कैपिटल ई की वैल्यू निकालेंगे इससे। हमने कहा सर निकालिए, कैसे निकालोगे? कहता आप इसको डिफ्रेंशिएट करो। आपको मैथमेटिक्स का यूवी फार्मूला पता है डिफरेंशिएशन का? हमने कहा सर वो यूवी का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल, यू डिफरेंस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वो वाला। कहता यस। तो हमने करा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके, यूवी का फार्मूला लगा दिया। हाँ मेरे को लिखना चाहिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। एक बच्चा कहता है सर इधर तो आपका प्योर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। आई सेड यस। कहता इन दोनों में से dx को नीचे नीचे से निकाल के कॉमन लेते हुए 0 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा कर दिया, क्या बनेगा? सर पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने कहा डन। कहता है इसमें से प्रेशर की वैल्यू निकालो। मैंने कहा प्रेशर की ये वाली? कहता यस। हम इसको इधर ले गए, इधर ले गए तो क्या बन गया? पी डीवी इज इक्वल टू माइनस वी डीपी। ओके, कहता इस डीवी को नीचे लेके जाओ तो P इज इक्वल टू माइनस डीपी अपॉन डीवी। एक बच्चा कहता है सर आपसे गलती होगी, ये वाला V कहाँ चला गया? ये वाला V
तो मैंने कहा उस v को हम वहां से उठा के यहाँ ले आते। अब ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। फिर मैं उस बच्चे को बोला गौर से देखो ये क्या बन गया, प्रेशर जिसको कि गैस के अंदर हम स्ट्रेस कह सकते हैं, स्ट्रेस। और क्या है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको बोल सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको बोल सकते हैं आइसोथर्मल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कैपिटल ई। क्योंकि कैपिटल ई का फॉर्मूला ही टीचर ने क्या बोला था गैसेस के लिए, टीचर ने आपको वहां पर बोला था प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, डीवी डिफरेंस इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और ये प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर मैंने फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया को स्ट्रेस भी बोला था, इसीलिए स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि ई हो गया। तो इसको हमने आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस पी के बराबर आ गया हमारा। अगर इस माइनस साइन को ड्रॉप कर दें तो मैग्नीट्यूड वाइज ये बन गया P इज इक्वल टू आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस। तो न्यूटन साइंटिस्ट ने बोला इसका मतलब जो ये फार्मूला मैंने बताया आपको साउंड की वेलोसिटी, उसमें से E को हटा के P लिख सकते हो आप। हमने कहा ठीक है सर, आपने फर्स्ट लर्निंग पॉइंट ये बताया, सेकंड ये बताया, थर्ड ये बताया, फोर्थ हम आपकी बात मान लेते हैं। जब उसका बोला न्यूटन के द्वारा साउंड की वेलोसिटी एयर में, तो हमने उसके ई को हटा के पी लिख दिया, प्रेशर ऑफ द एयर और डेंसिटी, और ये बन गया, और आइसोथर्मल प्रोसेस मानते हुए। अब वो हमसे पूछता है अच्छा ऐसे करते हैं, साउंड की वेलोसिटी निकालते हैं, आप मेरे को बताओ प्रेशर कितना होता है ऐसे सिस्टम में हवा का। हमने कहा सर साउंड की वेलोसिटी अगर एनटीपी पर ले ले, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तब प्रेशर होता है 1 एटमोस्फियर, 1 एटमोस्फियर। और हवा की डेंसिटी आपको याद है, उसने बोला सभी बच्चों को ये वैल्यू याद भी रखनी है, मैं बोलने लगा हूं 1.23, और यहां पर रखना है बेटे आपने 9। 9 देख लो टीचर कहां पे रखा है, ये हवा की डेंसिटी होती है, एवरेज डेंसिटी 1293। याद कैसे करना है, 1.239। तो इसका अंडर रूट कर दें। हमने कहा सर एक मिस्टेक होगी, आपने प्रेशर को एटमॉस्फेयर में ले लिया, ये एसआई यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट तो पास्कल होता है। कहता फिर बता दो मेरे को। तो हमने कहा सर 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है 101325 पास्कल एसआई यूनिट में। कहता ये पुट कर दूं, हमने कहा हाँ जी सर ये पुट करो एनटीपी पर। तो साउंड की वेलोसिटी जब उसने निकाली 101325 पास्कल डिवाइडेड बाय 1.293 और अंडर रूट बचे। जब इसको सॉल्व करा गया तो इसकी वैल्यू निकली साउंड की वेलोसिटी इन एयर 280 मीटर पर सेकंड। लेकिन एक्सपेरिमेंट करा गया कि न्यूटन सही कह रहा है कि नहीं। जब एक्सपेरिमेंट करा गया यू विल बी सरप्राइज्ड कि साउंड की वेलोसिटी तब निकली, साउंड की वेलोसिटी एक्सपेरिमेंटली निकली 331 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है न्यूटन से गलती होगी है, और इनकी कैलकुलेशंस करें तो आपसे पूछेगा कितनी गलती होगी है। और इस गलती को करा किसने था, न्यूटन ने। लेकिन न्यूटन खुद नहीं पकड़ सका, उसका फिर आगे कोई शिष्य था जिसका नाम था लेप्लस, उसने पकड़ी। वो कहता, ध्यान से सुनो, अब थोड़ा सा मैं इधर से इरेज कर रहा हूं, मेरे को स्पेस चाहिए। उससे पूछा गया भाई देखो एरर कितना कर गया न्यूटन, कितना एरर कर गया। तो उसने बोला देखो एरर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर। हमने कहा सर परसेंटेज एरर का एक ही तरीका होता है, कौन सा होता है कहता। हमने कहा सर
एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, है ना। व्हाट डू यू मीन? हमने कहा सर एरर देख लो आप कितना, दोनों में डिफरेंस देख लो कितना है, 20 और इसमें 51 का डिफरेंस है। कहता ओके, और ओरिजिनल कौन सी होती है जो निकली है? 331 एक्सपेरिमेंट की इंटू 100, तो ये निकला 15% एरर। देखो बदलना है, पता नहीं क्या होगा। देखो अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, तो एरर 51 कैसे? इन दोनों का डिफरेंस देखो 51 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ओरिजिनल कौन सी? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इंटू 100। तो कल को आपको बोलेगा प्रूव दैट एरर इन द न्यूटन फार्मूला इज 15%। बेटा योर अटेंशन, बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है, मेडिकल के बच्चे ज्वाइन भी नहीं कर रहे, क्या बात है? मेडिकल स्टूडेंट्स प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। Sir, there is a error in connecting the video. ओके We सर, resolve it soon, sir. ओके ओके सर, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेटा ये परसेंटेज एरर, कल को आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये एरर कितने परसेंट है, इसको प्रूव करो, और कितने परसेंट है। और एक बात और बताऊं, क्योंकि पुराने लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट जरूर बहुत ज्यादा करते थे। हालांकि ये एरर न्यूटन ने करा और इसको पकड़ा लेप्लस ने है, लेकिन ये पॉपुलर है एज लेप्लस एरर, एज लेप्लस एरर। हालांकि इसको करा किसने है? डन बाय न्यूटन, प्रोडक्टेड बाय न्यूटन। न्यूटन ने गलती करी है, लेकिन पॉपुलर क्या है? एज लेप्लस एरर। क्योंकि इस बंदे ने पकड़ा, वो कहता है इतने बड़े साइंटिस्ट के ऊपर मैं ब्लेम नहीं लगाना चाहता, हालांकि मैंने ये पकड़ लिया एरर, पर वो कहा मैं कहां पर, तो गलती होगी सर से तो होगी। तो इसलिए वो तो अपना नाम भी नहीं देना चाहता था किताबों में, लेकिन फिर भी लोग दूसरे साइंटिस्ट कहते हैं नहीं आप बताओ। तो एरर इज डन बाय न्यूटन, कैप्चर्ड बाय लेप्लस, पॉपुलर इन द बुक्स एज लेप्लस एरर। अब इस लेप्लस से पूछा गया कि फिर न्यूटन ने से तो गलती होगी, आप इसको सही करके बताओ कैसे। आपका फार्मूला क्या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के आसपास वेलोसिटी निकालता है? कहता है यस, मेरा निकालता है। हमने कहा आप अपना फार्मूला बताओ फिर। अब ध्यान से सुनना, लेप्लस का सारा इरेज करके लिखने लगा हूं। देखो साइंटिस्ट ने क्या बोला, बाय लेप्लस। ध्यान से सुनो बेटा, लेप्लस कहता ये फार्मूला तो न्यूटन जी ने बिल्कुल सही लिखा था, साउंड की वेलोसिटी एयर इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ द एयर। याद रहे, नीचे वाला डेंसिटी है, ऊपर वाला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो हमने कहा सर फिर गलती कहाँ हुई? क्या बोलते हैं लेप्लस? लेप्लस बोलते हैं न्यूटन ने क्या बोला था कि जब एयर में से साउंड जाती है तो एयर का टेम्परेचर क्या रहता है? हमने कहा सर वो बोलता था आइसोथर्मल प्रोसेस थी, और आइसोथर्मल कहता यही गलती होगी। आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर। प्रोपेगेशन मैंने आगे बढ़ना, एडवांसमेंट। हमने कहा सर कौन सी प्रोसेस है? कहता एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट रहती है। ओके, तो उसने क्या बोला
साउंड की प्रोपेगेशन, साउंड प्रोपेगेशन इन एयर, कहता वो आइसोथर्मल नहीं है, न्यूटन से यही गलती होगी है। हमने कहा क्या है सर वो, कहता एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक प्रोसेस। हमने कहा सर फिर क्या करें, कहता इसलिए जो कैपिटल ई निकाल के पुट करोगे वो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पुट करना पड़ेगा, ना कि आइसोथर्मल के लिए। हमने कहा सर फिर निकालो आप, कहता लो अभी निकालते हैं, ध्यान से सुनो। उसने बोला आपको पता होना चाहिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम इनटू गामा पावर, पॉइजन रेशो बोलते हैं इसको, पॉइजन रेशो इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमने कहा सर ये क्या लिखा आपने, कहता जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस को लिखते थे ना उसमें गामा नहीं था, आइसोथर्मल को लिखते थे पीवी रेज़ टू द पावर, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबैटिक में ये फार्मूला होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। केमिस्ट्री वाले टीचर से समझ लेना व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। और जब ये समझ लिया तो उसने बोला अब कैपिटल ई की वैल्यू चाहते हो ना आप, हमने कहा हाँ जी सर। तो मैं जैसे जैसे न्यूटन ने करा था वैसे वैसे ही करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। हमने कहा करो, ध्यान से सुनो क्या करता है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। हमने कहा ठीक है सर। कहता उसके बाद इधर क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन वर्ड डिफरेंस से लिया गया। जिस चीज में डिफरेंस ही नहीं ला सकते उसका डिफरेंशिएशन होता ही नहीं, यानी उसका डिफरेंशिएशन 0। ओके, अगला स्टेप क्या करेंगे, ये नीचे नीचे से dx ले ले, ये p, यहाँ डेरिवेटिव का फार्मूला लगाएंगे बेटे, जैसे x रेज टू द पावर n वाला फार्मूला होता है, डी डी एक्स एक्स रेज टू द पावर n, सभी को पता है वो कैसे करना होता है। तो मैं लिख रहा हूँ गामा, फिर लिख रहा हूँ वॉल्यूम, फिर लिख रहा हूँ गामा -1, फिर अगर तो ऊपर नीचे वेरिएबल सेम हो तब तो इतना ही फार्मूला होता है, ये देखो यही वाला लगाया मैं। अगर ऊपर वॉल्यूम है नीचे एक्स है, वेरिएबल अलग अलग है तो साथ में वेरिएबल भी लगता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लगाया dv बाय dx, चेन रूल बोलते हैं इसको मैथ में। और ये वाला हो गया v रेज़ टू पावर गामा -1 और dp अपॉन dx इक्वल टू 0। फिर उससे पूछा आगे क्या करोगे, कहता इसमें से मैक्सिमम कॉमन लेते हैं, क्या आता है। हमने कहा सर लो, कहता देखो p को यही रख दो, गामा को यही रख दो, dv को यही रख दो, लेकिन आउटसाइड आप ले जाओ वॉल्यूम की पावर गामा -1 डिवाइडेड बाय dx। कहता इसको कॉमन ले सकते हैं। हमने कहा सर वेट वेट, पहले तो एक यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक होगी मुझसे, ध्यान से सुनो। क्या मिस्टेक होगी, ये वाला तो गामा ही रहेगा ना बेटे, ये देखो ये वाला तो गामा ही रहेगा ना, ये यहाँ थोड़ी कोई चेंज आएगा। देखो v रेज़ टू पावर गामा dp अपॉन dx। ओके, अब जिसकी पावर गामा है उसमें से गामा -1 बाहर आ गया, जैसे v की पावर हो 10 में से 9 बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगी, a की पावर बचेगी। तो अंदर मैंने लिख दिया v dp इक्वल टू 0। अब ये जो मैंने करली ब्रैकेट बनाई है ग्रीन कलर, ये 0 से तक जाकर मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस पोजीशन खत्म हो जाएगी। यानी कि अगले स्टेप में टीचर लिख सकता है, इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट एवरीबॉडी शुड एग्री p गामा dv प्लस v dp इज इक्वल टू 0, dx गया ऊपर और वॉल्यूम की पावर गामा -1 नीचे, और ये सारे का सारा फिर से 0 हो जाएगा। बच्चा कहता है सर एग्रीड,
अब देखो यहाँ पर मैं क्या वैल्यू निकालने लगा हूँ। मैं बोलता हूँ प्रेशर इंटू गामा की वैल्यू निकालो। बच्चा कहता है सर प्रेशर इंटू गामा की। आई सेड यस। तो कहता है सर पहले तो आप इसको उधर ले जाओ, यहीं पर डीवी लगा दो पहले तो। जैसे ही मैं उधर ले गया तो ये बन गया माइनस बी डी टी। फिर वो कहता है सर आप ना इस dt को नीचे ले जाओ डिनोमिनेटर करके, आपकी पी गामा की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? माइनस डीपी अपॉन डीवी। एक बच्चा कहता है सर आपसे मिस्टेक हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? सर ये वॉल्यूम कहाँ चला गया आपका, ये वाला वी। मैंने कहा इसको मैं डिवाइड करके नीचे ले आता हूँ। सर ऐसा क्यों करा आपने? क्योंकि ये देखो प्रेशर अपॉन फ्रैक्शनल वॉल्यूम, ये बन गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये बन गया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विद नेगेटिव साइन। इसको एडियाबैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते। अब इसकी वैल्यू यहां से उठा के यहां रखनी पड़ेगी। देखो क्या बनेगा। जैसे हमने ये करा, योर अटेंशन, प्रेशर गामा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज ले लेते हैं, माइनस साइन को ड्रॉप करते हैं, एडियाबैटिक। अब इस फार्मूले को मैं उसमें रखूंगा जाके नंबर 1 में, तो मेरा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर ऐसे बनेगा, गामा इंटू प्रेशर, देखो ई की बजाय, और इधर डेंसिटी तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। ये जो मेरे पास आया था, योर अटेंशन, ये जो मेरे पास आया था ना गामा और पी, ये मैंने उठा के यहाँ रख दिया, और डेंसिटी एज इट इज। अब मैं इसमें डाटा पुट करूंगा बेटे। जैसे इसमें मैं डाटा पुट करता हूँ, ध्यान से सुनना, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, प्रेशर की वैल्यू आपको याद है, एनटीपी पर करने लगे हैं प्रेशर की 101,325। डेंसिटी की वैल्यू आपको पता ही है हवा की 1.239, ऐसे 9 यहां पर। और गामा की वैल्यू एयर के लिए गामा की वैल्यू याद रखनी है। मैं बता भी दूंगा ये आई कैसे वैल्यू। एयर के लिए गामा की वैल्यू होती है 7/5। जब इसको सॉल्व करा गया बेटे, आप हैरान रह जाओगे। इसकी वैल्यू निकलती है 331.3 मीटर पर सेकेंड। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी निकली थी? जो एक्सपेरिमेंट करा था वो थी 331 मीटर पर सेकेंड। उसमें बस 0.3 नहीं था। तो जब लैपलेस ने हमने पूछा भाई 0.3 तो तुम्हारी भी एरर आई है, ये कहां से आई है? तो उसने बोला ये एक्सपेरिमेंटल, ये मेरी एरर आई है, एक्सपेरिमेंटल ये है, और मेरे को अभी तक ये नहीं पता क्यों आई है। बाकी साइंटिस्ट भी आज तक पकड़ नहीं सके ये 0.3 की एरर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से अलग क्यों है, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा नजदीक हैं। इसलिए आज भी साइंटिस्ट साउंड की वेलोसिटी का जो एग्जैक्ट फार्मूला हवा के अंदर, वो ये सही मानते हैं, जिससे ये वैल्यू निकली। इसी को आज की वैल्यू में, आज की नजर में बेस्ट फार्मूला बोला जाता है। अब यहाँ पर एक बच्चा कह सकता है सर ये जो आप गामा बोल रहे हो, जिसको पॉइजन रेशो बोलते हो, जिसकी वैल्यू 7/5 है, ये खुद कैसे आ गई 7/5? ये क्या होती है बताओ। तो मैं उसके बारे में बताने लगा हूं। अभी आपको लेप्लस का फार्मूला भी पता लग गया, न्यूटन का भी। न्यूटन में क्या था, ये सारा फार्मूला ऐसे ही आता था, गामा नहीं आता था साथ में। लेप्लस कहता है गामा भी आएगा, क्योंकि लेप्लस कहता है एडियाबैटिक प्रोसेस, साउंड की प्रोपेगेशन इन एयर, और न्यूटन समझ गया था आइसोथर्मल। दोनों में फर्क है। अब ध्यान से सुनो, गामा के बारे में बात बताता हूँ। गामा जो होता है ना, वो मैंने एयर के लिए निकालना है। एयर के लिए नंबर वन बेटे, इसको निकालने का तरीका बताता हूं। पहला पॉइंट, ये गामा होता क्या है?
ये होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। केमिस्ट्री के पॉइंट आने लग गए हैं, थोड़ा थोड़ा बता दूं आपको। नंबर 2, इसके अंदर आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, एन का क्या मतलब है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जब आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता लग जाए, योर अटेंशन, तो आपको गामा पता लग जाएगा और उसका फार्मूला होता है ये। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम खुद क्या होती हैं, ये केमिस्ट्री वाले सर से पूछना। तीसरी बात, इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने का तरीका क्या होता है? 3a माइनस आर। ए का मतलब एटॉमिसिटी, आर का मतलब, आर को आर डैश कह देते हैं, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। अब ये 3 फार्मूले बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने गामा 7/5 क्यों लिया था एयर का। सभी बच्चे ध्यान से याद रखें, जब भी हम एयर की बात करते हैं, एयर, तो उसमें 2 गैसें होती हैं मेन। एक होती है ऑक्सीजन और एक होती है नाइट्रोजन। और दोनों की दोनों गैसें बाई एटॉमिक गैसेस हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2, नाइट्रोजन का फार्मूला होता है N2। बाकी गैसें नाम मात्र ही होती हैं। तो दोनों ही दोनों बाई एटॉमिक है, 2 एटम है इसमें, डाई एटॉमिक भी कह सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, ए का क्या मतलब होता है? ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स यूज्ड टू मेक सिंगल मॉलिक्यूल। तो इनमें से कोई भी ले लो, मान लीजिए ऑक्सीजन ले ली, तो मैं बोलूं उसकी एटॉमिसिटी कितनी है? आप कहोगे सर एटॉमिसिटी इसकी 2 है। 2, आई सेड क्यों 2 है? बिकॉज नंबर ऑफ एटम्स टू मेक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2, क्योंकि दो लगा हुआ है यहाँ। अगर कोई बच्चा मेरे से पूछता सर अगर मैं ओजोन गैस बोलूं, ओजोन, तो उसकी एटॉमिसिटी 3 है। बिल्कुल, उसकी 3 है। अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो उसकी एटॉमिसिटी, एक कार्बन के 2 ऑक्सीजन के 3 है उसकी, इसकी 3, इसकी 3। लेकिन फिलहाल हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2। एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, बीच में बॉन्ड। ओके। और उन 2 पड़ोसियों में एक ही रिलेशनशिप हो सकता है। तो रिलेशन कितने हो गए? 1 हो गया। तो ध्यान से सुनो, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3a माइनस आर डैश, मतलब 3 इंटू 2 माइनस 1, मतलब 5 हो गया। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 है तो यहाँ 5 रख दो। इसका मतलब गामा कितना आएगा एयर के लिए? गामा आएगा 1 प्लस n/2, यानी 1 प्लस 5/2, यानी सॉल्व करके 7/, छोटी सी गलती होगी, छोटी सी गलती होगी बेटे, यहाँ यहाँ योर अटेंशन बेटे, यहाँ पर एक फार्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये वाली जो फार्मूला है ये 1 प्लस 2/n है, 2/n। 1 प्लस 2/n करेंगे तो सभी बच्चे मान लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद सभी बच्चे आप मान लोगे तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 2/5, 2/5, और इसको सॉल्व करोगे तो 7/5 है, 7/5। वैसे ये सारे पॉइंट मैंने आपको एडिशनली बता दिए, ये केमिस्ट्री के पॉइंट हैं, कभी काम आ जाते हैं। तो अगर आपको ये भूल भी जाए कोई खास बात नहीं, बस आपने ये याद रखना है गामा फॉर एयर इज इक्वल टू 7/5। ठीक है बेटे। अब मैंने आपको इसको रिलेट करते हैं। अभी तक टीचर ने क्या बता दिया?
टीचर ने न्यूटन के द्वारा बताई साउंड की वेलोसिटी का फार्मूला बताया। फार्मूला टीचर ने यह भी बताया कि न्यूटन ने साउंड को आइसोथर्मल प्रोसेस बोला था, साउंड की प्रोपेगेशन को, और उसने वेलोसिटी 280 मीटर पर सेकंड निकाली। 280 मीटर पर सेकंड। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी निकली थी साउंड की वेलोसिटी की एयर के अंदर? 331 मीटर पर सेकंड। फिर उसको लेप्लस ने सही करा। लेप्लस ने क्या कर दिया था बेटे? लेप्लस साइंटिस्ट कहते हैं मेरे गुरु से एक गलती होती है, मेरे से बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन ये साउंड की वेलोसिटी उन्होंने आइसोथर्मल बोली है ना, वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस ना होकर एडियाबैटिक है। तो उसने जो फार्मूला निकाला लेप्लस ने साउंड की वेलोसिटी का, वो ये था। जबकि न्यूटन ने जो फार्मूला निकाला था साउंड की वेलोसिटी का, वो ये था। और जब इसके द्वारा लेप्लस ने फार्मूला निकाला साउंड की वेलोसिटी का एयर में, तो कितनी वैल्यू निकली? 331.3 मीटर पर सेकेंड। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के बहुत ज्यादा नजदीक। तो न्यूटन ने कितने परसेंट एरर कर दी थी? एरर बाय न्यूटन, और उसको हमने कैलकुलेट करा था 15%। 15.4 है वैसे इसका आंसर, 15.4। लेकिन ये एरर एज ए रेस्पेक्ट लेप्लस ने क्या बोला? इसको न्यूटन ने करा जरूर है, लेकिन ये किताबों में लेप्लस एरर के नाम से जानी गई। हालांकि दिस एरर वाज कैप्चर्ड बाय द मच जूनियर साइंटिस्ट लेप्लस। लेप्लस उतना कैपेबल नहीं था जितना न्यूटन। तो एज ए रिस्पेक्ट उसने अपने गुरु को रिस्पेक्ट देने के लिए वो एरर अपने नाम पे ले लिया। ऐसी इज्जत होती थी पुराने जमाने में गुरुओं की। आज तो तुम्हें पता ही है कैसी। ओके, अब हम प्रोग्रेसिव वेव के बारे में पढ़ते हैं। प्रोग्रेसिव वेव। ओके बेटे, टाइम बचे हमारे पास? करो टेंशन। हाँ बचा थोड़ा बहुत। प्रोग्रेसिव वेव सबसे पहला वर्ड, ये प्रोग्रेसिव वर्ड आया कहां से है? तो मैं अपने बच्चे को बताना चाहूंगा प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है। प्रोग्रेस का, मेरा बच्चा कहेगा सर प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की करना। तो यहाँ पर तरक्की का क्या मतलब? जो वेव एक पर्टिकुलर स्पेस में खड़ी ना हो, बल्कि मूव कर रही हो, आगे बढ़ रही हो, तरक्की कर रही हो, उसको प्रोग्रेसिव वेव बोलते। तो आप बोलोगे कंटिन्यूसली एडवांसिंग वेव को बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। ये तो हो गया नॉर्मल डेफिनेशन, जिसको साइंस नहीं आती उसको समझाना है कि एक वेव यहां से चली और लगातार जा ही रही है, लगातार जा रही है, उसको प्रोग्रेसिव वेव बने। दूसरा पॉइंट, सर हमारा क्या डिस्कशन है इसके अंदर? हमारा डिस्कशन है कि इस वेव को मैथमेटिकली किस फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमारा पर्पज है वे टू रिप्रेजेंट वेव बाय एन इक्वेशन। उस इक्वेशन को हमने निकालना है। तीसरी बात, अब इस इक्वेशन को निकालने के लिए एक बात बताना जरूरी है। जब भी वेव किसी मीडियम में से जाती है, कहीं से भी गुजर के जाती है, उस मीडियम के पार्टिकल को कंपन देकर जाती है, वाइब्रेशन।
SHM मोशन दे देती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाइब्रेशन। इसलिए इस इक्वेशन की, इस वेव की जब इक्वेशन बनाएंगे तो मीडियम के पार्टिकल के SHM मोशन की मदद लेंगे। मतलब टीचर ये कहता है, as wave propagates, as it propagates, medium particles execute कंपन वाला मोशन, SHM मोशन। अब बच्चे को टीचर एक वो दिखाता है, वेव, ध्यान से सुनो, वेव, ये बनी वेव, आगे भी जाती रहेगी। तो कोई बच्चा बोले सर इसमें इधर को क्या दिखाया, इधर को टाइम फैक्टर दिखाया, सर इधर को क्या दिखाया आपने, डिस्प्लेसमेंट y दिखाई है बच्चे, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। सर ये क्या दिखाया आपने, मैक्सिमम हाइट। बेटे इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, चाहे यहां लगा लो। ओके, तो बच्चा बोलता है सर मान लीजिए आपकी वेव यहां पर है, यहां पर अभी, तो आप उस यहां से शुरू करती है, बिल्कुल ओरिजिन से शुरू करती है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो मैं कहूंगा बेटे तब इसकी इक्वेशन थी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। बच्चा बोलेगा हाँ जी सर, जब कोई पार्टिकल कंपन करता है तो SHM मोशन में आपने इतना डिस्प्लेसमेंट हमें करवाया था, याद है हमें, बिल्कुल याद है। तो मैं उस बच्चे को बोलूंगा, मान लीजिए वेव यहां से यहां पहुंच गई, तो टाइम लग गया स्मॉल टी टाइम लग गया यहां से यहां तक पहुंचने की। डिस्प्लेसमेंट है y, तो हम स्टार्टिंग पोजीशन ना लेकर जनरल में पोजीशन करते हैं, ये तो स्टार्टिंग में जनरल में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वेव ने मान लो यहां से करा, तो आप मेरे से बोलोगे सर वेव ने डिस्टेंस कितना कवर कर दिया, मैं कहूंगा x। तब इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ध्यान से सुनो, तब बनेगी y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। सर ये फाइव क्या हो गया, ये बताता है फेज डिफरेंस। सर क्या मतलब फेज डिफरेंस का, फेज डिफरेंस का मतलब है कि अगर वेव यहां से शुरू होती तो पार्टिकल मीडियम का यहां होता, अगर यहां होती तो फेज डिफरेंस 0 डिग्री। आपको पता है इस पूरे में एंगल कितना होता है, यहां तक 90 डिग्री होता है, यहां तक होता है 180 डिग्री, यहां तक 270 डिग्री, और यहाँ पूरे साइकिल तक 360 डिग्री। 360 डिग्री को हम 2 पाई रेडियन बोलते हैं, और 180 डिग्री को पाई रेडियन, और 90 डिग्री को पाई बाय 2। तो मैंने एक जनरल पोजीशन ली है, तो जनरल पोजीशन में यहाँ तक जितना एंगल होगा उस एंगल को मैंने लिखा। फेज डिफरेंस, एंगल की टर्म में कितना डिफरेंस आ गया इक्वेशन में। अब एक बात और सुनो, योर अटेंशन, ये होगी हमारी वेव की रिप्रेजेंटेशन। कोई बच्चा बोलता है सर इसको मॉडिफाई करना है अभी आपने, बिल्कुल करना है, कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको यहाँ कुछ बताने लगा हूँ स्पेस बना के। योर अटेंशन, मैं आपको बोलता हूँ, ध्यान से सुना, मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ बेटे ये मेरे को ये बताओ, अगर वेव का यहां से यहां तक पहुंच गई एक साइकिल करते हुए, तो उसका फेज डिफरेंस एंगल की टर्म में कितना डिफरेंस आ गया, एंगल की टर्म में। बच्चा बोलेगा 2 पाई। ओके, पूरे साइकिल पे फॉर फुल साइकिल फेज डिफरेंस कितना आ गया, बच्चे का आंसर है सर 2 पाई। तो मैंने उससे पूछा फेज डिफरेंस एंगल की टर्म में तो 2 पाई हो गया, लेकिन लेंथ की टर्म में कितना होगा। वो बच्चा बोलता है सर एक क्रस्ट है एक ट्रफ है, क्रस्ट और ट्रफ की लंबाई को वेवलेंथ बोलते हैं, वेवलेंथ। तो लैम्डा को बोलते हैं पाथ डिफरेंस,
फॉर फुल सर्कल, और इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो मैं किसी बच्चे को बोला बेटे फेज डिफरेंस 2 पाई आते आते पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ, क्या मैं इन दोनों को इक्वल रख सकता हूँ? बच्चा कहता है सर आप दोनों को इक्वल नहीं रख सकते। मैंने कहा क्यों? ये तो साथ साथ ही चलते हैं। कहता है सर एंगल की यूनिट होती है रेडियन और वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर, हालांकि ये कॉरस्पॉन्डिंगली चलते हैं, दोनों की यूनिट अलग अलग है, आप इनको इक्वल नहीं रख सकते। तो मैंने कहा अच्छा इक्वल नहीं रख सकते तो 3 लाइनें लगा दो, 1 2 3, इक्विवेलेंट तो लिख सकता हूँ। हाँ इक्विवेलेंट लिख सकते हो क्योंकि ये इकट्ठे चलते हैं। फिर मैंने उस बच्चे को बोला ध्यान से सुना, अब इंपॉर्टेंट है, इफ फेज डिफरेंस इज 2 पाई फेज डिफरेंस हो, देन पाथ कितना हो गया? देन स्ट्रेट लाइन पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। अब मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, यूनिटरी मेथड छोटी क्लासों वाला। इफ 1 तो पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 2 पाई, और हमारा फेज डिफरेंस कितना है प्रेजेंटली 5 है, 5, देन पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर 5 आ गया, फिर आपका तो अगले बन गया लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5। ऐसे यूनिटरी मेथड छोटी क्लासों में लगाते थे आप, यूनिटरी मेथड मैथ में। इस फेज डिफरेंस को लैम्डा पाई बाय 2 पाई, जितना पाथ डिफरेंस आया उसको हमने एक्स बोल दिया, जनरल पाथ डिफरेंस। ओके, अब एक बच्चा बोलता है सर ये जो जनरल पाथ डिफरेंस आपने लिखा है ये क्यों लिखा है? ध्यान से सुनो, मैं कहूंगा इस फार्मूले से फाई की वैल्यू निकालो। सर फाई की ये निकलेगी 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। मैं कहूंगा इसको यहाँ पुट करो, तो उसने पुट करी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस सॉरी माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस, इसको रखा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। ये जो मैंने बॉक्स में डाल दिया इसको बोलते हैं फाइनल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। ये आपकी बेटे ये पेपर में आ सकती है आपको, प्रूव दैट एन एडवांसिंग वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। जितना मेरे को लिख के भेजा गया था मैंने आपको करवा दिया। ओके, एक छोटी सी बात याद रखनी है बस, इस ओमेगा को ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई बाय लैम्डा 2 पाई बाय टी, और एक और टर्म 2 पाई बाय लैम्डा होती है, उसको हम आज जैसे लिखते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ये भी याद रखना है। और ओमेगा एंगल उसमें 2 पाई बाय कैपिटल टी टाइम पीरियड में 2 पाई बाय लैम्डा प्रोपेगेशन कांस्टेंट। कोई बच्चा इसको याद कर ले, और साथ में ये भी याद रखे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्स अपॉन टी। तो अगर ये 4 फार्मूले आपने याद कर लिए तो आपको प्रोग्रेसिव वेव का आर्टिकल आ गया। बस आज का इतना ही।